जो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे वो क्या था कि क्लासिकल थ्योरी चूंकि एनलाइटनमेंट एरा के साथ लिंक्ड है, तो इनलाइटनमेंट एरा जो है वो कंसिडर करता है इंसान को एज अ स्मार्ट बीइंग, एज एन इंटेलेक्चुअल बीइंग हैविंग फ्री विल। ठीक है जी। तो वो जो फ्री विल का कॉन्सेप्ट है, उसमें उसके ऊपर सारा ये क्लासिकल थॉट जो है वो बिल्डअप कि ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल इन नेचर, दैट इज व्हाई दे आर हैविंग फ्री विल। और वो जो भी एक्शंस करते हैं वो अपनी फ्री विल से करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। ठीक, ये क्लासिकल थॉट है। अच्छा जी, इसमें जो फोर रनर्स हैं इसके, जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट इसका क्लासिकल थ्योरीज में जो चीजें आती हैं, एट द स्टार्ट ऑफ 20th century विलियम ग्राहम समनर described three basic forms of behavioral strictures imposed by the social groups upon its members। कि सोसाइटी इस तरह के तीन बेसिकली कैटेगरीज में हमारे ऊपर जो है वो स्टैंडर्ड्स फिक्स करती है। फर्स्ट इज मोर्स, जो हमारे रस्म रिवाज होते हैं उसको मोर्स कहा जाता है। लाइक निकाह किस तरह होगा, वियर हम क्लोथ्स किस तरह के पहनेंगे, रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स, इलिसिट रिलेशनशिप को अवॉइड करने का, इस तरह की चीजें जो प्रोस्क्राइब की जाती हैं। प्रोस्क्रिप्शन इज टू रिस्ट्रेन फ्रॉम समथिंग। तो ये मोर जो हमारे रस्म रिवाज होते हैं वो हमें कुछ करने के लिए या कुछ करने से रुकने के लिए हमारी सोसाइटी के अंदर एक स्टैंडर्ड। दो दीज आर, ऑल ऑफ दीज आर नॉट क्राइम्स इन इटसेल्फ। ठीक है, वियरिंग इनअप्रोप्रिएट क्लोथ्स जो है वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन स्टिल इट इज डिवियंस एंड इट इज कंसीडर्ड बैड फॉर द सोसाइटी। सिमिलरली देयर आर फोक वेज, ठीक है, हमारे जो कस्टम्स होते हैं whose violation is less likely to threaten group survival। लेकिन हमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारे वो जो मैनरिज्म का एक एलिमेंट है, दैट इज दैट एग्जिस्ट इन द फोक वेज, कि हम किस तरह से उठते बैठते हैं और किस तरह से हमने अपनी जो ब्रॉटअप के दौरान जो है वो चीजें सीखी। थर्ड कैटेगरी इज वेरी ऑब्वियस विच इज लॉज। और लॉज का मतलब ये है कि कोडिफाई, कोडिफाई का मतलब होता है किसी चीज को लिख देना। ठीक है, उसका उसको कोड की फॉर्म में ले आना। तो वो जब कोडिफाई कर लेते हैं इनटू फॉर्मल स्ट्रक्चर्स फॉर इन्फोर्समेंट पर्पस, तो फिर अगर उसकी वायलेशन हो रही है तो वो क्राइम के जुमरे में आएगी। देर आर फाइव प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो इस पर्सपेक्टिव को करते हैं रन। फर्स्ट इज रैशनैलिटी। ठीक है, वो चीज आपको क्लियर होगी कि इंसान जो है वो एक रैशनल है, रैशनल ह्यूमन बीइंग है या रैशनल होता है। इस वजह से ही एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज और हर फ्री विल। हेडनिज्म का मैंने आपको पहले भी बताया था, हेडनिज्म से मुराद होती है अपने मतलब सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना। तो हेडनिज्म इज व्हेन यू आर हैविंग अ फोकस, मतलब जो आप रैशनल ओपिनियन, वो जो पेन एंड प्लेयर वाली बात है ना, वो यही है कि वो अपने लिए वे करके देखता है कि क्या मेरा प्लेयर जो है इसके अंदर ज्यादा है या मुझे पेन इसके अंदर ज्यादा मिलेगी कि नहीं। तो उसका जो फोकस ऑफ इंटरेस्ट होता है वो उसका वो खुद ही हिमसेल्फ और शी जो हरसेल्फ जो है वो होता है, इसको हेडनिज्म कहते हैं। ठीक है। फिर पनिशमेंट इसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि वो जो पेन एंड प्लेजर वाली बात होती है, तो उसमें प्लेजर के साथ वो पनिशमेंट को वे करता है हमेशा से। फिर इसके साथ ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं और ड्यू प्रोसेस जो होता है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ये क्लासिकल थ्योरी जो है ना वो ह्यूमन राइट्स को भी प्रमोट करती है और फिर ड्यू प्रोसेस को रिक्वायर करती है कि अगर किसी बंदे को आपने सजा देनी है तो उसको प्रॉपर ट्रायल, प्रॉपर प्रोसेस प्रूव होने के बाद आप सजा दे सकते हैं। ऐसे नहीं दे सकते रैंडमली, आर्बिट्ररी मैनर में नहीं। Principles of classical school humans are fundamentally rational. Most human behavior results from free will and rational choice। यही जो बात हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। Pain and pleasure are the two central determinants of human behavior। Punishment deters law violators to serve as an example of other। अब जैसा मैंने आपको रिपीट कर देता हूँ कि हमने दो किस्म की डेटरेंस की बात की थी। डेटर का मतलब होता है रोकना किसी बंदे को। ठीक है, तो डेटरेंस दो किस्म की थी, एक स्पेशल डेटरेंस और एक जनरल डेटरेंस।
स्पेशल डेटरेंस उस बंदे के लिए है कि जिसने क्राइम कमिट किया है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए ताकि वो उससे सबक सीखे, वो उससे डेटर हो, रुके, और वो उस दोबारा क्राइम को रिपीट ना करे। इसी तरह से जनरल डेटरेंस आम पब्लिक के लिए है कि जो भी लोग देखें कि इस फलां बंदे ने, ए ने क्राइम कमिट किया है तो उसको उसकी सजा मिली है, तो इट विल डेटर देम एज वेल, कि वो भी अवॉइड करेंगे कि अगर हम ये क्राइम कमिट करेंगे तो हमें भी सजा हो सकती है, बिकॉज एन एग्जाम्पल हैज बीन सेट। रूट प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ थिंग्स। ठीक है, कि ये क्लासिकल स्कूल ये भी कहता है कि जो चीजें या जो कॉन्डक्ट होती है उसके अंदर इनहेरेंट होता है कि वो बुरी है या अच्छी है, वो राइट है या रॉन्ग। provides benefit to the individuals that would इन आइसोलेशन। ठीक है, कि बेसिकली जो बेनिफिट सोसाइटी के अंदर रहने से उसको हासिल होते हैं, वो अकेले रह के उसको आइसोलेशन में रहने के बाद, आइसोलेशन होता है अकेले में रहना, तो वो उसको उसका फायदा नहीं हो सकता, बिकॉज क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ये कंसिडर करता है कि ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, और वो सोसाइटी के अंदर सर्वाइव। सर्टेन ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ थिंग। Crime is immoral because it disparages the quality of bond that exists between the individuals। क्लासिकल स्कूल जो है वो इसको इमोरल कंसीडर करता है क्राइम को। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल और सोसाइटी के दरमियान जो एक बॉन्ड है, एक जो रिलेशनशिप है, उसको पैरिश करता है, मतलब उसको वीकन करता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है। Classical principle still controls the way police, courts, and correctional agencies operate. Most criminologists rejected classical criminology as an explanation of criminal behavior। बहुत सारे इसके क्रिटिक्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि कहते हैं कि other factors other than the free will and rationality जिनकी वजह से क्राइम्स कमिट होते हैं, जरूरी नहीं है कि इंसान हर डिसीजन जो है वो अपनी आजाद मर्जी से और अपनी फ्री विल से, दो फ्री विल इन्वॉल्व होती है, लेकिन वो फ्री विल जो है वो इट इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी अदर फैक्टर्स जो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन स्टिल क्लासिकल थेरीज के कुछ पॉइंट्स अभी भी कोर्ट्स और पुलिस सिस्टम में इन्फोर्स होते हैं। क्लासिकल थेरी का जो सीजर बेकारिया, जो फाउंडर एक तरह से कहा जाता है इसको, क्लासिकल थेरी इज फोकसिंग ऑन द जस्टिस, फेयरनेस, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम थ्रू रैशनल लीगल। जी, कहा जा सकता है। और ये एक्सप्लेनेशन जो है वो उसकी ये प्रोवाइड करता है, बेसिकली क्राइम को एक्सप्लेन करना, और क्राइम वाई देयर इज क्राइम ना, तो ये जो वाई का आंसर करता है वो ये करता है कि इंसान रैशनल बीइंग है, तो ये खुद उसकी चॉइस होती है कि क्राइम कमिट करे। ठीक। और फिर जाहिर सी बात है उसके अंदर वो प्रिवेंशन और वो वाला एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर। अच्छा जी, ये इटालियन था एंड ही पब्लिश्ड हिज एसे ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट इन 1764। और इसका जो है फोकस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को इसने एक्सप्लेन किया कि लॉज अंडर विच इंडिपेंडेंट एंड आइसोलेटेड मैन यूनाइट टू फॉर्म अ सोसाइटी। ठीक है, कि लॉज प्रोटेक्शन, एक वो जो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, कि आपने एक गवर्नमेंट बना ली, तो वो उस गवर्नमेंट के साथ आपने एक सोसाइटी भी तो बनाई, वो सोसाइटी के अंदर आपने लॉज बनाए, तो वो जो लॉज आपकी, जो रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, वो क्यों है? क्योंकि वो कानून अगर अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंट होगा तो तमाम इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी यूनाइट होकर एक सोसाइटी बनाएंगे और एक सोसाइटी अच्छी सोसाइटी के तौर पे सरवाइव कर सकेंगे। Writings mainly consisted of philosophy of punishment. Purpose of punishment is deterrence rather than retribution. Therefore, punishment should be imposed to prevent offenders from committing additional crimes। अच्छा, एक चीज जो है आपको मैं थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब इससे इसमें शायद शायद वो ना आए, मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ना देर आर फ्यू theories ऑफ पनिशमेंट एज वेल। यू कैन से कि मतलब कुछ थेरीज हैं कि सजा क्यों दी जाती है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, तो एक थेरी है उसको कहा जाता है बेसिक, अगर आपके पास नोट्स हैं तो इसको काइंडली लिख भी लें, कि एक थेरी होती है उसको कहा जाता है कि थेरी ऑफ रेट्रीब्यूशन। ठीक है, रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है, जिनको नहीं पता, बदला लेने को रेट्रीब्यूशन कहते हैं, कि इफ आई हैव डन समथिंग
तो उसकी जो रिएक्शन है उसमें मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, बिकॉज आई शैल बी पनिश बिकॉज आई एम गिल्टी। ठीक है, सिर्फ इस वजह से सजा देना कि उस बंदे ने चूंकि जुर्म किया, इस वजह से उसको सजा मिलनी चाहिए, देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रेट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसा होता है ना कि एन आई फॉर एन आई, a टूथ फॉर अ टूथ, जो हमारा प्रिंसिपल इस्लामिक प्रिंसिपल्स में भी आते हैं। तो वाई इज इट? बिकॉज कि उसकी रेट्रीब्यूशन हो, उसका बदला हो, कि जो उसने काम किया है उसके बदले में उसको भी उस की पनिशमेंट मिले। नाउ ऑन द सेकंड, देयर इज थ्योरी ऑफ डेटरेंस। थ्योरी ऑफ डेटरेंस ये कहती है कि सजा किसी बंदे को इसलिए दी जाती है, वो जो स्पेशल डेटरेंस और जनरल डेटरेंस वाली बात है, कि इसलिए दी जाती है ताकि वो ऑफेंस को रिपीट ना करे और दूसरे लोग उससे सबक सीखें और वो भी ऑफेंस को कमिट ना करें जिनके अंदर ये टेंडेंसी। तो थ्योरी ऑफ डेटरेंस का पर्पस क्या है? कि पनिशमेंट इसलिए दी जाती है ताकि आने वाले क्राइम को या दोबारा रिपीटिशन ऑफ क्राइम को रोका जा सके, डेटर किया जा सके। फिर देर इज थर्ड थ्योरी विच इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रेफर्मेशन और रिहेबिलिटेशन, आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल, कोड ऑफ हम्मुराबी। ठीक है जी, थ्योरी ऑफ रिहेबिलिटेशन और रिफॉर्मेशन, ये थ्योरी आजकल सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट ये थ्योरी है। ठीक है, पनिशमेंट कि पनिशमेंट का पर्पस ना तो उसको उसकी सजा देना है, ना दूसरे आने वाले को डेटर करना है। मतलब वो दैट इज, दोज आर बाय प्रोडक्ट्स, दैट इज नॉट द मतलब मेन पर्पस ऑफ पनिशमेंट। मेन पर्पस ऑफ पनिशमेंट हमारा ये होना चाहिए कि वो जो इंसान है जिसने क्राइम कमिट किया है, ही इज सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ इलनेस यू कैन से, और हमने उसको रिफॉर्म करके, उसको रिहेबिलिटेट करके, जैसा ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में आप जमा कराते हैं। वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स क्या करते हैं कि उनकी उस एडिक्शन को काउंटर करने की कोशिश करते हैं ताकि हम दोबारा उसको गुड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बना सकें। ठीक है, तो द थर्ड थ्योरी इज थ्योरी ऑफ रिफॉर्मेशन और थ्योरी और रिहेबिलिटेशन। तो इट्स पर्पस कि पनिशमेंट का पर्पस क्या होता है? कि हम रिफॉर्म कर सकें लोगों को, रिहेबिलिटेट। देर इज अ फोर्थ थ्योरी विच इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रिवेंशन ये कहती है कि क्राइम, सजा इसलिए दी जाती है ताकि क्राइम को प्रिवेंट किया जाए। ठीक, और प्रिवेंट करने से ये मुराद है कि एक बंदे ने अगर क्राइम कमिट किया है तो आप उसको जेल इसलिए भेज देते हैं, या आप उसको पुराने जमाने में जो एग्जाइल कर देते थे, मुल्क बदर कर देते थे, वो इसलिए करते थे कि ही वॉज अ क्रिमिनल पर्सन, और उसको आपने बाकी सोसाइटी से अलग कर दिया, तो आपने क्राइम को प्रिवेंट कर लिया। क्योंकि अगर आप उसको सोसाइटी में रहने देंगे तो फिर वो वही क्राइम बार बार कमिट करता रहेगा। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट क्राइम, इट इज सूटेबल कि आप उसको जो है इनकारसरेट कर दें, जेल में कैद कर दें, या आप उसको एग्जाइट कर दें। तो देर आर फोर, प्लीज, फोर थेरीज ऑफ पनिशमेंट जो आप, थर्ड थेरी है जी, थेरी ऑफ, ये इन्होंने लिख दिया रिहेबिलिटेशन। सर सीजर वनेसा पढ़ लिया हमने, सॉरी मैंने थोड़ी देर क्लास। सीजर बेकारिया जी अभी पढ़ रहे हैं। वो थेरी का नाम है थेरी ऑफ प्रिवेंशन जी। अच्छा जी, फर्स्ट थेरी का नाम है जी थेरी ऑफ रेट्रीब्यूशन। फर्स्ट इज थेरी ऑफ रेट्रीब्यूशन, सेकंड इज थेरी ऑफ डेटरेंस, थर्ड इज थेरी ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ और रिहेबिलिटेशन, एंड फोर्थ इज थेरी ऑफ प्रिवेंशन। ये आप ऊपर, जरूरी नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है इनका, आप ऊपर नीचे भी इसको कर। अच्छा जी, पर द पर्पस ऑफ पनिशमेंट इज डेटरेंस। ये आप थ्योरी ऑफ डेटरेंस की तरफ जा के, ये उसका फॉलोअर है तो ये कहता है कि उसका पर्पस रेट्रीब्यूशन नहीं है, उसका पर्पस जो है वो, कैन बी से थ्योरी ऑफ प्रिवेंशन इज एक इनकेपेसिटेशन थ्योरी। हाँ, वी कैन से दैट कि इट इज फॉर द पर्पस ऑफ इनकेपेसिटेशन, कि आप उसको इनकेपेसिटेट कर दें कि वो दोबारा रिपीट ना करे, बट द नेम सो इज नॉट यूज्ड। अगर आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इनका।
वैसे इसको थ्योरी ऑफ प्रिवेंशन ही कहते हैं। अच्छा जी। देयरफॉर पनिशमेंट शुड बी इम्पोज टू प्रिवेंट ऑफेंडर्स फ्रॉम कमिटिंग एडिशनल क्राइम। ठीक है जी। अब ये थ्योरी ऑफ प्रिवेंशन और डेटरेंस दोनों को कुछ हद तक इन्फोर्स कर। एडजुडिकेशन पनिशमेंट शुड बोथ बी स्विफ्ट एंड सर्टेन। अच्छा, आप रिपीटेडली देखेंगे कि बहुत सारे फिलोसफर्स ये कहते हैं कि इन ऑर्डर टू इन्फोर्स जस्टिस दी पनिशमेंट शुड, एक दो चीजें उसके अंदर क्वालिटी होनी जरूरी है। एक कि पनिशमेंट शुड बी सर्टन, कि पता होना चाहिए कि क्या सजा होगी, एंड इट शुड बी स्विफ्ट। मतलब वो जो हम कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड, वो हम इसीलिए कहते हैं कि व्हेन इट इज स्विफ्ट एंड सर्टन, तो उसको पता होता है कि इसकी सजा मुझे मिलेगी मिलेगी और जल्द मिलेगी। तो वो जो पेन और प्लेजर का वाला एलिमेंट होता है ना, उससे वो, ही इज वेरी वेल अवेयर बीइंग रैशनल बीइंग, और वो फिर उसको अवॉइड कर। द राइटिंग्स ऑफ विकारिया and his followers form the core of what today is called classical criminology. As originally conceived in the 18th century, classical criminology theory had several basic elements. In every society, people have free will to choose criminal or lawful solutions to meet their needs and settle their problems. अब आप देख रहे हैं कि वो फ्री विल पे उसका सारा फोकस है, और वो क्या कहना चाह रहा है कि पीपल हैव डिफरेंट ऑप्शंस, दे हैव क्रिमिनल ऑप्शंस एज वेल एज दे हैव लॉफुल ऑप्शंस टू मीट देयर नीड्स, और वो उनकी चॉइस होती है कि वो कौन सा ऑप्शन जो है वो चूज। Criminal solutions can be very attractive because of the little effort they hold and promise of huge payoff. The person will choose not to commit crime only if they believe that the expected punishment pain of expected punishment is greater than the promise of reward. This is the principle of deterrence. ठीक है जी। डेटरेंस कब होगी? जब उनको अंदाजा होगा कि जी जो पनिशमेंट है अटैच्ड इसके साथ, दैट इज मोर देन द रिवॉर्ड विच वी विल अचीव। In order to be an effective crime deterrent, punishment must be severe, certain and swift. ठीक है। अब इसके अंदर सारे फिलोसफर सेवेरिटी की बात नहीं करते कि सवेयर होनी चाहिए पनिशमेंट, लेकिन ज्यादातर आपको ये दो एलिमेंट जरूर मिलेंगे कि सर्टन होनी चाहिए और स्विफ्ट होनी चाहिए। लेकिन क्लासिकल थ्योरी जो है वो ये कहती है कि वो सवेयर भी होनी चाहिए, कि उसके अंदर इतनी सवेरिटी हो कि बंदा उससे डर जाए, उससे डेटर हो जाए। Convince potential criminals that crimes does not pay. Punishment should fit the crime. Theft should be punished with fines, personal injury through corporal punishment, serious crimes against state revolution via application of death penalty. ठीक है। इसने डिफरेंट कैटेगरीज दी कि थेफ्ट वगैरह या फाइनेंशियल क्राइम्स उस पर आप फाइन्स लगाएं, पर्सनल इंजरीज हैं तो कॉर्पोरल बॉडीली पनिशमेंट देंगे, कोड़े मारें उनको या उनको इनकारसरेट कर। कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है जो बॉडीली पनिशमेंट होती है, जिसमें आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाया जाता है या आपको कन्फाइन कर दिया जाता है। और जो बड़ी किस्म के सीरियस क्राइम्स हैं उसके ऊपर डेथ पेनल्टी रखते हैं। He wrote that the oaths were useless in the court of law because accused individuals will naturally deny their guilt even if they know themselves to be fully culpable. Beccaria supports the contemporary belief that the criminals have control over their behavior and they choose to commit crimes and that they can be deterred by the threat of। वो कहते हैं कि वो क्रिमिनल्स जो हैं वो खुद चूज करते हैं टू बी क्रिमिनल्स, ठीक है, और वो दे कैन ओनली बी डिटर्ड बाय द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। ठीक है। और ओथ्स का उसने कहा कि जी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो भी क्रिमिनल होता है वो डिनाई ही करता है। अब बिकारिया के बाद जो जेरेमी बेंथम है वो भी रैशनैलिटी के ऊपर फोकस करता है, लेकिन उसका प्रिंसिपल्स थोड़े से जो है वो इससे डिफरेंट। जेरेमी बेंथम वाज इंग्लिश फिलोसफर। ये यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल, वो जो हमने पढ़ा था ना, ग्रेटर हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, उसके ऊपर ये बिलीफ रखता है। और ये यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल जो है वो इसका है। और इसका मकसद बेसिकली ये है कि आपकी जो लॉज और पॉलिसीज हैं वो इस तरह से बनाई जाएं कि आप हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते ना, अब हर लॉ से। तो आप ऐसी पॉलिसी और ऐसी लॉ बनाएं कि उसमें आप मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचा सकें। दिस इज द थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियन, कि आपकी जो पॉलिसी जो लॉ हो उसमें जितने मतलब आपके पास दो ऑप्शन हैं,
तो उसमें जिसमें ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है और ज्यादा लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस मिल रही है या मैक्सिमम फायदा मिल रहा है, तो आप उसकी तरफ। बेंथम मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म का फाउंडर इसे कहते हैं। बेंथम डिफाइंड द फंडामेंटल एक्सियोम ऑफ हिज फिलॉसफी, द प्रिंसिपल दैट इट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज द मेजर ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है। कोई पॉलिसी या कोई लॉ अगर ठीक है या गलत है, वो किससे डिटरमिन होगा? इस स्टैंडर्ड से कि द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। बेंथम Bentham's claim rested upon his belief spawned by enlightenment. According to him, pain inflicted by the state serves as a deterrence against the crime. जी बिल्कुल। Entil- in, Enlightenment thought that human beings are fundamentally rational. दे देखिए ये भी क्लासिकल वाली बात कर रहा है कि वो फंडामेंटली रैशनल होते हैं। क्रिमिनल्स विल वे इन देयर माइंड with the pain of punishment against any player thought likely to be derived from the commission of। ठीक है, ये भी वही पेन और प्लेजर की बात करता है कि वो अपने माइंड में ये वे करेंगे कि क्या फायदा ज्यादा है या नुकसान या पनिशमेंट उसकी ज्यादा है। Distinguished between 11 different types of punishments इसने दी, suggesting tattooing name on the wrist for police identification as a kind of punishment। ठीक है, एक इसने पनिशमेंट 11 किस्म की इसने कहा इस तरह की पनिशमेंट्स आप दे सकते होते हैं। तो इसने ये भी प्रेस्क्राइब किया कि जी कुछ लोगों के आप यहाँ पे हाथ पे टैटू कर दें उनका नाम, ताकि वो अपनी आइडेंटिटी कंसील ना कर सकें और पता लग जाए कि ये वो फलां वाला बंदा है और ये किस केस में इन्वॉल्व है कि नहीं। Panopticon, a prison designed by Jeremy Bentham that was to be circular building with a central cell along with the circumference, each clearly visible from the location staffed by guards। ठीक है जी। पनॉप्टिकॉन की प्रिंसिपल इसने दिया था कि इस तरह की प्रिजन होनी चाहिए जो कि सर्कुलर इन नेचर हो और हर सेल जो है वो जो स्टाफ है उसको विजिबल हो। इस तरह की जो है वो प्रिजन्स बनाई जा सकती है। सो फंडामेंटल एक्सियोम मींस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एनी थ्योरी। ठीक है, एक्सियोम किसी प्रिंसिपल या फाउंडेशन या कोई जो उसका जो मेन उसका जिस्ट होती है उसको कहते हैं। जी हाँ, गुड सजेशन इंडीड। प्रिजन शुड बी मैनेज्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स, और इसने कहा कि जो प्रिजन्स हैं वो आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दें और वो उसको मैनेज करें एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिस तरह से होती है ना उस तरह से। अच्छा जी, देर आर सम इम्पोर्टेंट टर्म्स मोस्ट ऑफ विच यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद। सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको पता लग गया क्या है कि एन इमेजिनरी एग्रीमेंट ऑफ सेक्रीफाइस द मिनिमम अमाउंट ऑफ लिबर्टी टू प्रिवेंट एनार्की एंड क्योर। कि अपनी जो आपके राइट्स हैं मिनिमम अमाउंट्स के आप उसका सेक्रीफाइस करते हैं, आप उसको गिव अप करते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि अनार्की नहीं फैलती, क्योस नहीं फैलता। ठीक है, अफरा तफरी या जो होता है ना कि माइट इज राइट वाले प्रिंसिपल्स नहीं आते। फिर स्पेशल डेटरेंस मैंने बता दिया कि उस बंदे को सजा देना कि जिसने क्राइम कमिट किया। जनरल डेटरेंस होती है पब्लिक एट लार्ज या सोसाइटी एट लार्ज। हेडनिस्टिक कैलकुलस वही है कि जी पेन और प्लेजर वाली बात जो है ना, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट देखता है ना, वो अपना इंटरेस्ट देखता है कि क्या मेरे इंटरेस्ट में प्लेजर है या मेरे इंटरेस्ट में अल्टीमेटली पेन इतनी ज्यादा है कि वो मेरे फायदे में नहीं है। तो दिस इज हेडनिस्टिक कैलकुलस। ये वो कैलकुलेट करता है। ये जेरेमी बेंथम ने प्रपोज किया था दैट द बिहेवियर होल्ड वैल्यू ऑफ द एनी इंडिविजुअल अंडरटेकिंग इट according to the amount of pleasure or pain that it can expect or produce from that person। यूटिलिटेरियनिज्म को भी हमने देख लिया। अच्छा जी, न्यू क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी ये है कि क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आ गई। उसके अंदर क्या चेंजेस आ गई कि पॉजिटिविज्म कहती है कि द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स टू स्टडी क्राइम एंड क्रिमिनल्स। ये क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी के बाद हमने उससे एक स्टेप फॉरवर्ड ये आए कि हमने कहा कि जी फिलोसफी को छोड़ दें और हम साइंटिफिक टेक्निक्स को क्यों ना इसके ऊपर अप्लाई करें और देखेंगे क्रिमिनल्स क्राइम क्यों कमिट करें। तो पॉजिटिविज्म का मतलब हमेशा क्या है कि आप क्राइम को या क्रिमिनोलॉजी को साइंटिफिक टेक्निक्स के साथ स्टडी करें। हार्ड डिटर्मिनिज्म क्या है जी? द बिलीव दैट क्राइम रिजल्ट फ्रॉम फोर्सेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, अब नियो क्लासिकल थ्योरी रैशनैलिटी से थोड़ा सा आगे चली गई कि वो जो इंडिविजुअल एक
क्राइम कमिट कर रहा है वो क्या हो रहा है कि वो बियॉन्ड फोर्सेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल की वजह से हो रहा है। कि ठीक है वो फ्री विल एक्सरसाइज कर रहा है लेकिन उसकी फ्री विल इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। दिस इज कॉल्ड हार्ड डिटर्मिनिज्म। Acceptance of the notion of determinism implied that offenders were not entirely responsible for their crimes and suggested that the crime could be prevented by changing the conditions that produce criminality. ये ऐसा ऐसा आपको समझ आता जाएगा कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं कि अगर हम इनको इम्प्रूव कर दें तो हम उसके क्रिमिनल बिहेवियर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये न्यू क्लासिकल थेरी के अंदर ये न्यू क्लासिकल थेरी जो है ना ये सोशल थेरी से थोड़ा सा आगे इनकैप्सुलेट करती है। नियो क्लासिकल थेरी हम इसलिए पहले पढ़ते हैं क्योंकि जो बायोलॉजिकल थेरीज हैं वो तो कहती हैं कि हमारी तो एक बंदा जो होता है वो बॉर्न क्रिमिनल होता है, इस वजह से उसके अंदर उसको ठीक नहीं किया जा सकता। जबकि सोशल थेरी जो हैं वो थोड़ा सा लीनियड व्यू रहती हैं और वो कहती हैं कि सोसाइटी बेसिकली जो है वो कंस्ट्रक्ट करती है आपकी पर्सनैलिटी को। तो अगर हम सोसाइटी के अंदर कुछ चेंजेस ले आए तो आपकी जो पर्सनैलिटी है और जो क्रिमिनल बिहेवियर है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन इन दोनों चीजों के अंदर देखें कि बायोलॉजिकल थेरी में भी और सोशियोलॉजिकल थेरीज के अंदर भी जो चीजें हैं वो इंसान उसका फैसला खुद नहीं कर रहा बल्कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो उसकी चॉइसेस को अफेक्ट कर रही हैं जिसकी वजह से वो क्राइम कमिट करता है। इन पे क्रिटिसिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है जी, क्वेश्चन आ सकता है क्रिटिसिज्म में और आप अपने ये डिफरेंट थेरीज को कोट करके कि हाउ मतलब जिस तरह क्लासिकल थेरी के जो सेटबैक्स हैं उसमें आप सोशल थेरी बायोलॉजिकल थेरी डिफरेंट थेरीज डाल सकते हैं कि वो ये समझती हैं कि क्लासिकल थेरी इनफ एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड करती बल्कि ये चीजें भी हो सकती हैं जिसकी वजह से क्राइम कमिट। Nothing works doctrine, the belief popularized by Robert Martinson in 1970 that correctional treatment programs have little success in rehabilitating offenders। ठीक है, अब देखें हर फिलोसोफर की अपनी एक थ्योरी। अब रॉबर्ट मार्टिनसन का क्या पर्पज है कि वो कहते हैं कि जी आप इनको ठीक नहीं कर सकते ऑफेंडर्स। कोई भी आप जो करेक्शनल ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स करते हैं ना उससे कोई रिहेबिलिटेशन वगैरह नहीं होती, ये जस्ट आपकी बातें हैं और दिस इज कॉल्ड नथिंग वर्क्स डॉक्ट्राइन। Classical theory was difficult to apply in practice. It was modified in 1800s and become new classical theory. A modification of classical theory in which it was conceded that certain factors such as insanity might inhibit the exercise of free will। ठीक है, इसने सारी चीजों को तो नहीं सोशल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सबको तो नहीं लाया लेकिन कुछ कुछ चीजों को इसने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि जैसा इंसैनिटी भी तो फ्री विल को इफेक्ट करती है। तो एक बंदा अगर इंसेन है तो हाउ इज ही गोइंग टू एक्सरसाइज फ्री विल, तो आप उसको कैसे दूसरे इंसानों के साथ ट्रीट कर सकते हैं। तो ये नियो क्लासिकल थ्योरी ने इसकी एक्सप्लेनेशन। It also introduced the idea of premeditation as a measure of degree of free will। ठीक है, अब प्री मेडिटेशन एक बंदा जो है वो पहले से एक तैयारी करता है कि मैंने प्री मेडिटेट करता है कि मैंने सोच समझ के किस तरह से किसी का मर्डर करना है, कहाँ पे रॉबरी करनी है, डकैती करनी है। ठीक है, तो क्या उसका जो डिग्री ऑफ फ्री विल है वो एक उस बंदे के जो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट उसको वो काम करना पड़ा है उसके बराबर कैसे हो सकती है, ये इस चीज को भी डिस्कस करें। And mitigating circumstances as legitimate grounds for diminished responsibility। वो जो mitigating circumstances कहते हैं कि ऐसे circumstances जिनकी वजह से आपकी सजा मिटिगेट हो जाती है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिटिगेट मतलब कम हो जाती है। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी कि सेल्फ डिफेंस में आपने कोई मर्डर कर दिया, ठीक है, या आपने जो है वो सडन प्रोवोकेशन की वजह से कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिटिगेट कर देते हैं, कम कर देते हैं। Punishment and neoclassical thought: if a person is attracted to crime and chooses to violate the law, modern neoclassical thinkers argue that he or she deserves to be punished because the consequences of crime were known to the offender before the crime was committed। अब नियो क्लासिकल थेरी भी रैशनैलिटी को इम्पोज कर रही है उसी तरह से, लेकिन कुछ हद तक के क्योंकि बेसिस तो उसकी वहीं से आ रही है तो वो ये कह रही है कि उनको सजा इसलिए मिलनी चाहिए बिकॉज उनकी नॉलेज में था कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस एंड हाउ इट वाज इन देयर नॉलेज बिकॉज दे आर रैशनल ह्यूमन बीइंग्स। Notions of revenge and retribution are morally based
they build on the sense of indignation at a criminal behavior and on the sense of righteousness inherent in the जूडियो-क्रिश्चियन नोशन ऑफ morality एंड propriety। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा रिलीजियस टच भी आता है कि जी जुडिशियो जो जुडिज्म है आपका, जूस का जो है और क्रिश्चियंस का जो बेसिकली इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, उसमें भी ये है कि उसको सजा इसलिए मिलनी चाहिए बिकॉज इट इज इमोरल और टू कमिट अ क्राइम। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद एक थेरी आ जाती है हमारे पास, ये रैशनल चॉइस थेरी। ये इट इज रिलेटेड टू क्लासिकल थेरी कि यू हैव रैशनल चॉइसेस टू मेक अ पर्सपेक्टिव that holds that criminality is a result of conscious choice and that predicts that individuals choose to commit crime when the benefits outweigh the cost of disobeying the law। वही चीज है थोड़े से डिफरेंट अंदाज में कि रैशनल चॉइस थ्योरी भी यही कहती है कि वो वे करेंगे बेनिफिट्स को, उसकी कॉस्ट मतलब जो उसका पेन, प्लेजर और पेन वाली बात है, प्लेजर इज द बेनिफिट, कॉस्ट इज द लॉस और द पनिशमेंट विच यू विल। इन दोनों को वे करने के बाद वो एक कॉन्शियस चॉइस करेगा कि क्या मैंने ये काम करना है या नहीं करना। रूटीन एक्टिविटीज थ्योरी है फिर एक जी, a brand of rational choice theory that suggests that the lifestyles contribute significantly to both the volume and the type of crime found in any society। ठीक है, रूटीन एक्टिविटीज थ्योरी जो है वो रैशनल चॉइस थ्योरी की बात है कि आप रैशनल चॉइसेस जो आप लेते हैं इट इज समहाउ डिपेंडेंट ऑन दी लाइफ स्टाइल्स, जिस लाइफ स्टाइल में आप जिंदगी गुजार रहे होते हैं। सिचुएशनल चॉइस थ्योरी क्या है? रैशनल चॉइस थ्योरी की ही एक सब थ्योरी है दैट व्यूज बिहेवियर एज अ फंक्शन ऑफ चॉइसेस and decisions made within a context of situational constraints and opportunity। कि जिस तरह की आपको अपॉर्चुनिटी और आपके ऊपर लिमिटेशंस लगी होती हैं उसके अंदर रहते हुए आप उसकी चॉइस जो है वो करते हैं। कि जिस तरह से लिमिटेशंस, फाइनेंशियल लिमिटेशंस हो सकती हैं और लिमिटेशंस हो सकती हैं बहुत सारी, तो उसको काउंटर करने के लिए आपके पास जो चॉइस अवेलेबल होती है कि जी मैं इधर से पैसे कमा लूँ या इधर से फ्रॉड करूँ, तो आप उसके मुताबिक काम करें। ठीक है जी, सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म क्या है जी? द बिलीव दैट ह्यूमन बिहेवियर इज अ रिजल्ट ऑफ चॉइसेस एंड डिसीजंस मेड विद इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एक है हार्ड डिटर्मिनिज्म, एक है सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म। हार्ड डिटर्मिनिज्म का मतलब ये है कि आपकी अपनी चॉइस जो है वो कुछ नहीं है, आपके कंट्रोल से बाहर चीजें होती हैं जो आपकी चॉइस को इफेक्ट करती हैं। सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म जो है वो उससे थोड़ा सा कम है और वो ये कहती है कि आप जो चॉइसेस हैं वो वो जो आपके कंस्ट्रेंट्स होते हैं या सिचुएशन होती है, जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके मुताबिक करते हैं। ठीक है, इट इज समहाउ रिलेटेड टू द सिचुएशनल चॉइस थ्योरी। ये आगे देख लीजिएगा जी, रैशनल चॉइस थ्योरी को आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है इन्होंने। सच अ डिसीजन मे बी बेस्ड ऑन द वैरायटी ऑफ पर्सनल रीजंस इंक्लूडिंग ग्रीड, रिवेंज, नीड, एंगर। ठीक है, बहुत सारी आपकी कंसिडरेशन हो सकती हैं जिसकी वजह से आप जो है वो रैशनल चॉइस ले रहे हैं। ठीक है, और मार्जिनल डेटरेंस क्या होती है कि इफ पेटी ऑफेंसेस वर सब्जेक्ट टू द सेम पनिशमेंट एज मोर सीरियस क्राइम्स, offenders would choose to worse criminal crime because the resulting punishment would be the same। अब मार्जिनल डेटरेंस का क्या मतलब होता है? ये कुछ टर्म्स इसलिए आ रही हैं बीच में कि इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो मार्जिनल डेटरेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप सीरियस ऑफेंसेस की सजा और माइनर ऑफेंसेस की सजा दोनों बराबर रख लेंगे तो फिर मेरे पास तो बहुत अच्छी ऑप्शन है कि मैं क्यों छोटा क्राइम कमिट करूं, मैं बड़ा क्राइम क्यों ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि एक घर में रॉबरी करने की सजा भी 5 साल है और एक बैंक में रॉबरी करने की सजा भी 5 साल है, या मैं एक बड़े लेवल पे अगर कोई करता हूँ तो वो भी उसकी पनिशमेंट सेम है, तो इट विल नॉट डिटर मी, बल्कि इट विल अल्टीमेटली encourage me to commit a more serious or more serious or heinous offense। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड marginal death। Punishment therefore has four main objectives: to prevent all criminal offences when it cannot prevent a crime, to convince the offender that commit a lesser। ठीक है, पनिशमेंट के वो कहते हैं कि जी ये चार मेन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि पहले तो क्रिमिनल ऑफेंसेस को प्रिवेंट कर लें, रोक लें। अगर प्रिवेंट नहीं कर सकते तो उसको ऑफेंडर को कन्विंस किया जाए थ्रू दी सजा का लेवल
कि वो कहे कि जी मैं लेस सीरियस क्राइम कमिट कर लेता हूँ ताकि इससे जो है वो मुझे नुकसान कम हो। टू इंश्योर दैट अ क्रिमिनल यूजेस नो मोर फोर्स देन नेसेसरी, कि अगर उसने वो क्राइम कमिट करना ही है तो वो मिनिमम फोर्स जो रिक्वायर्ड है उससे वो क्राइम कमिट करे। एंड टू प्रिवेंट क्राइम एज चीपली एज पॉसिबल, जितना कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हम क्राइम कमिट कर सकते हैं वो करें। ये बस बेसिकली इनकी थेरी का पर्पस। अच्छा जी, आगे आगे जी बायोलॉजिकल थेरीज, ठीक है जी। ये पॉजिटिविज्म के ऊपर फोकस्ड हैं ये बेसिकली, क्योंकि बायोलॉजी बायोलॉजी जो है आपकी, दैट इज टोटली रिलेटेड टू साइंस, और पॉजिटिविज्म मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक स्टडी है। तो बायोलॉजी में तो आपकी सारा फोकस ही इस पे होता है कि आपकी जीन्स कैसी हैं, आपका जो है वो नाक कैसा है, आपके कान कैसे हैं, आपकी हाइट कितनी है, आपका कलर कौन सा है, ठीक है। तो दीज आर ऑल साइंटिफिक थिंग्स टू स्टडी हाउ ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटेड, और वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। Positivism has two main elements. All true knowledge is acquired through direct observation and no not through conjectures and belief. अब पॉजिटिविज्म चूंकि साइंटिफिक प्रिंसिपल पे फोकस कर रहा है, तो इसलिए उसका मानना ये है कि ऑल ट्रू नॉलेज, कि आपको जो फैक्चुअल नॉलेज अगर कहीं से मिलेगी तो वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके मिलेगी। ये नहीं कि आप खुद ही कमरे में बैठ के एक फिलॉसफी बना रहे हैं, कंजेक्चर्स और बिलीव्स पे नहीं आए। आप ऑब्जर्व करें, आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तब जाके आपको फैक्चुअल नॉलेज मिलेगी। स्टेटमेंट्स दैट कैन नॉट बी बैक्ड अप बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, for instance all babies are born innocent are invalid एंड वर्थलेस, ठीक है। वो कहते हैं कि ऐसी तमाम स्टेटमेंट्स जिसके पीछे कोई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या कोई वैलिड एविडेंस नहीं होता, वो पॉजिटिविज्म कंसीडर करती है कि ऑल दी स्टेटमेंट्स आर वर्थलेस एंड इनवैलिड, ये झूठी, इस उसको हम मान ही नहीं सकते, झूठी है या नहीं है, जब तक हमें एविडेंस नहीं मिलता हम इसको नहीं मान। और दूसरा उसका एलिमेंट उसका ये होता है कि द साइंटिफिक मेथड मस्ट बी यूज्ड इफ रिसर्च फाइंडिंग्स आर टू बी कंसीडर्ड वैलिड, कि अगर रिसर्च फाइंडिंग की जो रिजल्ट निकलना है उसको अगर आपने वैलिड कंसीडर करना है तो आपको साइंटिफिक मोड यूज। दिस involves such steps as identifying problems, collecting data, forming hypotheses, conducting experiments, and interpreting results. ये सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी तो तब हम इसका रिजल्ट ठीक निकाल सकेंगे। People are neither born good or bad, nor bad, and are neither saints or sinners. They are product of their social and psychological traits influenced by their upbringing and environment. In 19th century, criminologists began to move from classical assumptions, especially the assumption of free will as it's commonly understood, and towards a more scientific view of human behavior. ठीक है, उन्होंने फ्री विल को से आगे उन्होंने कहा बढ़े अब और साइंटिफिकली बात करें कि क्या इसके पीछे कोई एविडेंस भी है या नहीं है। The increasingly popular view among criminologists of this period was that crime resulted from internal or external forces impinging on individuals, biasing or even completely determining their behavioral choices। ठीक है, वो कहते हैं कि उनकी जो चॉइसेस वो लेते हैं, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल फोर्सेस जो उसको बायस्ड कर देती हैं या उसको अफेक्ट करती हैं उसकी चॉइस। दिस पोजीशन इज नोन एज डिटर्मिनिज्म, पॉजिटिविज्म की बात की जाती है। एडहेरेंट्स नोन और इसके जो फॉलोअर्स हैं उनको पॉजिटिविस्ट कहा जाता है। The term positivism is used to designate the extension of scientific method of social life. Positivistic criminologists were more concerned with discovering the biological, psychological, and social determinants of the criminal behavior than with the classical concern of legal and penal reforms। ठीक है, क्लासिकल की थी कि जी लॉ में रिफॉर्म लाएं, पीनल रिफॉर्म में लाएं। इनका फोकस था कि कौन से बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस या साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं जो उसकी चॉइसेस को या क्रिमिनल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, हम उसको क्यों ना स्टडी करें। द की assumptions of the positivist school of thought were, क्या की assumptions हैं उसकी पॉजिटिविस्ट स्कूल की,
वो ये अज्यूम करता है कि ह्यूमन बिहेवियर इज डिटरमिन्ड एंड नॉट अ मैटर ऑफ फ्री विल। ये फ्री विल से आगे चले गए। वो कहते हैं कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ फ्री विल, इट इज डिटरमिन्ड बाय मेनी फैक्टर्स विच आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ दैट ह्यूमन। Criminals are fundamentally different from non-criminals. Social scientists can be objective in their work. और फिर उसके बाद crime is frequently caused by multiple factors. Positivist approaches, most criminologists believe that the criminal behavior is the product of complex interaction between biology and environment or social conditions। ठीक है। पॉजिटिविस्ट स्कूल क्या कहता है कि जी बायोलॉजिकल रीजंस के मेरी जीन्स कैसी हैं, बायोलॉजिकली मैं किस तरह का हूँ, मैं किस इन्वायरमेंट में, गर्म इलाके में हूँ, ठंडे इलाके में हूँ, पोल्यूशन उधर कितना है, ये सारी इन्वायरमेंटल चीजें भी मेरे क्रिमिनल बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। और सोशल कंडीशंस भी, कि किन सोशल कंडीशंस में रहते हुए मैं जो है वो बड़ा हुआ हूँ या मैं रहता हूँ, वो चीजें भी इफेक्ट करती हैं। पॉजिटिव स्कूल इज नॉट ओनली फोकसिंग ऑन बायोलॉजी, ठीक है, इट इज फोकसिंग ऑन दी साइंटिफिक, के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। बायोलॉजी भी है, इन्वायरमेंट भी है, सोशल कंडीशन भी है। बायोलॉजी और जेनेटिक्स गिव्स एन इंडिविजुअल अ प्रीडिस्पोजिशन टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। बायोलॉजिकल थ्योरी को भी थोड़ा सा ये सपोर्ट करता है कि वो ये कहती है कि हमारे जो जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से हम प्री डिस्पोज्ड होते हैं। प्री डिस्पोज का मतलब हमारे अंदर पहले ही एक टेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही होती है, एक कि हम सर्टन कैटेगरी में, सर्टन टाइप में, सर्टन मैनर में बिहेव करेंगे। कि एक बंदे जो है वो उनकी जेनेटिकली भी वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, एंग्री नेचर के होते हैं, फाइटर टाइप होते हैं, तो इस वजह से भी इफेक्ट करता है। क्रोमोसोमल सिंड्रोम थ्योरी भी आती है इसमें। जी थ्योरी ऑफ सेगमेंट, फ्रॉइड जो है वो साइकोलॉजी से रिलेट करेगी, लेकिन जो क्रोमोसोम्स है ये बायोलॉजिकल से रिलेट। whether a person actually behaves in that way, whether the behavior is defined in the crime या चलिए आगे बायोलॉजिकल थ्योरी आ गई जी। बायोलॉजिकल theories of crime causation are based on the belief that criminals are physiologically different from non-criminals। बायोलॉजिकल थ्योरी कहती है कि some people are born criminal, और उनकी जो फिजिकल ट्रेट्स होती हैं, फिजियोलॉजी होती है उनकी, दैट इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन क्रिमिनल। द कॉज ऑफ क्राइम इज बायोलॉजिकल inferiority। According to biological theories, biological inferiority in a criminal's innate physiological makeup produces certain physical and genetic characteristics that distinguish criminal from non. Biological and psychological approaches are based on the notion of individual pathologies. This means pathologies होते हैं जो आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन, उसकी उसकी बेसिस पे भी ये आपकी जो साइकोलॉजी है और जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं वो वेरी करती हैं। दिस मीन्स दैट द सर्टेन इंडिविजुअल्स आर प्री डिस्पोज टू क्रिमिनल बिहेवियर ड्यू टू देयर बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज। कि उनके अंदर बायोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी होगी या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से दे आर prone to criminal behavior। Modern biocriminology कहती है ongoing research has revealed that numerous biological factors associated either directly or indirectly with criminal behavior और delinquent behavior। ठीक है, क्या चीजें हैं वो जी? कि केमिकल, मिनरल, विटामिन डेफिशिएंसीज इन डाइट जो होती हैं वो भी हमारे क्रिमिनल बिहेवियर को, ये साइंटिफिकली चीजें जो हैं, साइंटिफिक रिसर्चेस से ये चीजें प्रूव हुई। सर ये ऑपोजिट है क्लासिकल थियरी से, as classical theory states that he committed theft by choice. On the other hand, positivist theory states he committed the theft because the internal external। बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है जी। अब बेसिकली कुछ जो इससे अगर वो ओवरलैप कर भी रही है ना, अगर थेरी जो क्लासिकल थेरी है वो इसके साथ, तो वो ये कर रही है कि वो कहते हैं कि वो उसमें तो सिर्फ वो फ्री विल की बात करते हैं ना, चॉइस की बात करते हैं। इसमें वो कहते हैं कि जो इसकी चॉइसेस है ना वो ऑल टुगेदर फ्री नहीं है, दे आर इफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स विच इज बियॉन्ड देयर, बियॉन्ड हिज और हर कंट्रोल। तो इस वजह से जो है वो ये चीजें आती हैं। अच्छा जी,
केमिकल रिएक्शन एंड डाइट्स इन शुगर, ठीक है, शुगर और हाई कार्बोहाइड्रेट्स, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ फूड डाइज, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, ब्रेन डिस्फंक्शन, ये सारी चीजें जो हैं वो बायोक्रिमिनोलॉजी कंसिडर करती है कि आपके क्रिमिनल बिहेवियर को बढ़ाती है। सीजर लम्ब्रोसो जो है वो इसका एक तरह से फाउंडर कंसिडर होता है। नमाज ब्रेक, जी नमाज ब्रेक कर लेते हैं, सिर्फ 1 मिनट आप मुझे देंगी। सीजर लम्ब्रोसो को थोड़ा सा देख लें, हम सिर्फ 5 मिनट में नमाज ब्रेक करते हैं, अजान भी मेरे ख्याल से तब तक हो जाएगी। अच्छा जी, आर्ग्यूड दैट क्रिमिनल्स कुड बी आइडेंटिफाइड बाय फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इसने बेसिकली बॉर्न क्रिमिनल की थ्योरी दी। इसने कहा कि उसकी फिजिकल ट्रेट्स ही ऐसे होंगे कि जिससे देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि बंदा जो है वो क्रिमिनल इन नेचर है, और इस बंदे को उसने नाम दिया एटाविस्टिक मैन का। ठीक है, वो एटाविस्टिक मैन इज अ बॉर्न क्रिमिनल पर्सन, जिसकी आगे जाके अभी हम देखेंगे कि क्या चीजें होती हैं उसके अंदर ऐसी कि इसका मानना ये था। और इसका मानना ऐसा क्यों था क्योंकि इसने बहुत सारे क्रिमिनल्स को जो कि जेलों में थे, जो कि सीरियल किलर्स थे, जो मर चुके थे, उनकी बॉडीज, उनका डेटा लेके उसको स्टडी किया था कि क्या उनके अंदर कोई सिमिलैरिटीज थी या नहीं थी। ठीक है, तो इसने वहां से ये कंक्लूजन निकाला था। बॉर्न क्रिमिनल, दीज क्रिमिनोजेनिक ट्रेट्स कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इनडायरेक्ट हेरिडिटी, कि आपकी इनहेरिट, वो एक तरह से आप इनहेरिट भी कर सकते हैं, हेरिडिटी से भी वो आती है। फ्रॉम अ डिजेनरेट फैमिली, कि आपकी फैमिली जो है वो क्रिमिनल या डिजेनरेट, डिजेनरेट का मतलब है कि वो ऑलरेडी इनटू क्रिमिनल ट्रेट्स है, whose members suffered from such ills as insanity, syphilis, alcoholism, or direct heredity being offspring of a criminal parent। ठीक है, इसने बेसिकली कहा कि वो जो क्रिमिनोजेनिक या क्रिमिनल ट्रेट्स हैं वो इनडायरेक्टली कैसे आएंगी कि आपकी फैमिली लाइन के अंदर कोई आपके जो मेंबर्स थे वो या तो इंसान, उनके अंदर कुछ बीमारियां थी, इंसैनिटी, सिफिलिस और अल्कोहलिज्म जैसी बीमारियां, या फिर डायरेक्टली आप उनके पेरेंट के ऑफस्प्रिंग थे जो कि खुद ही क्रिमिनल इन नेचर थे। तो दैट इज व्हाई दे वर बॉर्न क्रिमिनल्स, और उस बॉर्न क्रिमिनल को एटाविस्टिक मैन का नाम दिया गया। ही फर्स्ट आर्ग्यूड दैट द क्रिमिनल्स वर a throwback to a more primitive type of brain structure and behavior, कि इसने कहा कि बेसिकली चूंकि वो जैसा थॉमस हॉब्स की थ्योरी थी ना कि वो जो केवमैन थे या पुराने जमाने का इंसान था वो बड़ा ब्रूटिश था, बड़ा जालिम था, बड़ा जंगली था। इस वजह से इसने कहा कि जो क्रिमिनल्स होते हैं ना वो उनकी उस वो जो केवमैन या वो जो पुराने जमाने का लोग हैं उनके साथ करेक्टरिस्टिक्स बहुत मिलती जुलती हैं, तो शायद ये वो उधर से रन होती हुई आ रही होती हैं और वो इंसान के अंदर वो एक तरह से उसकी वो इनहेरिट करता है उसके अंदर। लार्ज जॉज, लॉन्ग आर्म्स, एक्सेसिव रिंकल्स, जी ये सारी चीजें आएंगी। अच्छा जी, ही फर्स्ट आर्ग्यूड, अच्छा जी, ही आर्ग्यूड दैट द फिजिकल शेप ऑफ द हेड फेस डिटरमाइंड दी बोथ क्रिमिनल्स। ठीक है जी, कि कौन क्रिमिनल है। ही नेवर क्लेम्ड दैट द बॉर्न क्रिमिनल्स मेक अप मोर देन 40% ऑफ टोटल क्रिमिनल। ठीक है, इसने कभी ये क्लेम नहीं किया कि सारे के सारे जो क्रिमिनल्स हैं वो इसकी थ्योरी पे पूरा उतरते हैं। इसने कहा था कि जी जितने क्रिमिनल सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं उसका अराउंड 40% जो है ना वो बॉर्न क्रिमिनल्स या मेरी थ्योरी के ऊपर पूरे उतरते हैं। और उसकी ये उसने करेक्टरिस्टिक दे देंगे, लॉन्ग आर्म्स, लार्ज टीथ, ईयर्स लैकिंग लोब्स, ठीक है, और लॉस्ट लॉट्स ऑफ बॉडी हेयर। ठीक है जी, बहुत सारे बॉडी हेयर होंगे, और ऑल्सो आइडेंटिफाइड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ। ठीक है, इसके अंदर एटोविस्टिक मैन के अंदर ये भी होगा कि एसिमेट्री ऑफ फेस। ठीक है, फेस एक साइड का एक तरह से होगा, दूसरी साइड का एक तरह, सिमेट्री नहीं होगी उसके अंदर, एसिमेट्री होगी कि उसके अंदर एक मतलब डिफरेंट होगा। आई डिफेक्ट्स होंगी, एबनॉर्मेलिटीज होंगी, एक्सेसिव डायमेंशन ऑफ जॉज और चीक बोन्स। ठीक है, एक्सेसिव डायमेंशन होंगी, बहुत ज्यादा चौड़े जो हैं वो जॉज होंगे, उसकी चीक बोन होंगी। ईयर्स ऑफ अनयूजुअल साइज, ठीक है, बड़े या वेरी स्मॉल होंगे, या जो है ना ईयर्स दैट आर स्टक आउट, वो बाहर की तरफ निकले। लिप्स फ्लैशी, स्वोलन एंड प्रोट्रूडिंग। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली इसको वो ब्लैक्स के साथ भी एक तरह से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ब्लैक्स के भी होंठ जो होते हैं फ्लैशी और स्वोलन होते हैं, तो ये उस तरफ भी एक रेसिज्म वाला एलिमेंट भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। एक्सेसिव लेंथ ऑफ आर्म्स, सुपर न्यूमरी फिंगर्स और टोज। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फिंगर्स होती हैं
वो भी उसका एक, वो उनके अंदर भी क्रिमिनल ट्रेड्स पाई, नोज ट्विस्टेड होगा या फ्लैटेंड होगा, और बीक लाई या बहुत ज्यादा पॉइंटेड हो, और एबनॉर्मल डिटेंशन। ये एक आखिरी जो है वो पिक्चर देख लें, इसके बाद नमाज ब्रेक कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं कि इनके फेसेस जो हैं, एक तो उसके अंदर एसिमेट्री है कि वो एक साइड से बड़ा है या एक साइड से छोटा है। फिर उसके वो होंठों को, नाक को, इस तरह की चीजों को देखें, ट्विस्टेड नोज, एक्सेसिव चीक बोन्स, ठीक है, लॉन्ग आर्म्स, एक्सेसिव रिंकल्स ऑन द स्किन, लार्ज जॉज और लार्ज चिन। ये इन सारी करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो कर रहा था। व्हाट आर द सजेशन पॉजिटिव, इस थ्योरी इज आउटडेटेड सर जी, इस थ्योरी इज ऑलमोस्ट आउटडेटेड, लेकिन स्टिल कुछ हद तक ये बिलीव किया जाता है, ये चेहरे वाली एलिमेंट्स तो नहीं माने जाते, लेकिन कुछ हद तक ये बिलीव किया जाता है कि आपके जो क्रोमोसोमल, जो क्रोमोसोम्स के चेंजेस होते हैं, जो जेनेटिकली चेंजेस होते हैं, उससे आपकी चीजें ये जरूर इफेक्ट होती हैं। सर ये थ्योरी थ्योरी एक्सेप्ट जी, थ्योरी एक्सेप्ट तो नहीं होती, बस उसके कुछ फॉलोअर्स होते हैं और कुछ उसके क्रिटिक्स होते हैं, तो वो अभी मोस्टली लोग इसको नहीं मान, इसमें तो एक ग्रेड भी हमारे पॉलिटिशियन में नहीं। अच्छा जी, नाउ दिस थ्योरी आउट, सर व्हाट आर द सजेशन ऑफ पॉजिटिविस्ट फॉर कंटेनमेंट ऑफ क्राइम्स। जी, पॉजिटिविस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कंटेन करने के, मतलब बेसिकली तो पॉजिटिविस्ट जो है ना, वो चाहते हैं कि जी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उसको खत्म किया जाए, लेकिन इस तरह के जो बॉर्न क्रिमिनल्स हैं उसकी हद तक तो कुछ भी नहीं है कि उसको सजा ही देनी है आपने, ठीक है, और उसको जो है ना थ्योरी ऑफ रेट्रीब्यूशन या प्रिवेंशन की तरफ ही आप जाएंगे। लेकिन जो सोशल फैक्टर्स हैं ना, जो पॉजिटिविस्ट चूंकि सिर्फ बायोलॉजिकल थ्योरी पे नहीं जाते, वो सोशल थ्योरी पे जाते हैं, तो वो कहते हैं सोशल, जो हमारी जो आप कहते हैं ना वेलफेयर स्टेट, वो क्या करती है कि आप मतलब लोगों को फैसिलिटीज देते हैं ताकि वो फाइनेंशियल नीड्स की वजह से या बहुत सारी चीज़ों की वजह से क्राइम कमिट ना करें और उससे अवॉइड करें। जी महक। सर ये लोम्ब्रोसो के अकॉर्डिंग ये अपेरेंस, फिजिकल अपेरेंस और जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि आप अगर क्रिमिनल होते हैं, ऐसे जी है ना? जी जी जी, ऐसे ही है। वो कहते हैं कि आपकी जीन्स आप ये इनहेरिट करते हैं, आपके आपके पेरेंट्स या ग्रैंड फादर या ग्रैंड पेरेंट्स चूंकि क्रिमिनल होते हैं, तो इस वजह से उनके अंदर ये चीजें पाई। अच्छा जी, चलें अब लेट्स स्टार्ट अगेन। अच्छा जी, इसी तरह से लम्ब्रोसो जो फीमेल ऑफेंडर्स हैं उसकी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या बताता है कि लम्ब्रोसो ऑल्सो लुक्ड एट फीमेल ऑफेंडर्स एंड आर्ग्यूड दैट मोस्ट women आर नॉट criminals, those that are usually occasional criminals, ठीक है, हैबिचुअल क्रिमिनल्स नहीं होती। सम आर एटाविस्टिक क्रिमिनल्स, सम उसमें फिर भी कुछ होती हैं जो एटाविस्टिक होती हैं, वो एटाविस्टिक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ऊपर, जैसा ये भी है, इसमें भी पर जो है आपके एक ये खातून उन्होंने। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है हार्डर टू डिटेक्ट देन मैन, मोर कनिंग एंड मोर विशियस विशियस, सॉरी। अच्छा जी, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल थ्योरी क्या है जी, द ब्रेन इज द ऑर्गन ऑफ द माइंड एंड द लोकस ऑफ पर्सनैलिटी, द बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर are in genetics or constituting elements. Gender and racial differences in rates and types of criminality may be at least but partially the result of biological differences between sexes or between racially distinct groups। ठीक है, ये इस चीज को भी स्टडी करता है कि क्या रेसेस या जेंडर के फर्क की वजह से भी कोई क्रिमिनलिटी या बिहेवियर में चेंज आता है या नहीं। The basic determinants of human behavior may be passed on from generation to generation. Much of human conduct is fundamentally rooted in instinctive behavioral responses, characteristic of biological organisms everywhere. The interplay between heredity, biology, and social environment provides the nexus for any real
के मुताबिक research has shown a relationship between high blood testosterone level and increase in male aggression, low brain levels of serotonin। ठीक है जी, कि आपके अंदर जो डोपामीन या आपको जो जो कंट्रोल सेरोटोनिन है, जो उसको रिलैक्स करने के लिए जो आपके हॉर्मोन्स हैं वो कम होने की वजह से, या टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई होने की वजह से भी आपका वायलेंट बिहेवियर हो सकता है इन मेल्स। अच्छा जी, बायोलॉजिकल थेरीज में आगे जेनेटिक्स एंड क्राइम को स्टडी करते हैं, और वो एक सुपर मेल की बात है। ठीक है, वैसे तो हमारे पास क्या होते हैं, एक्स वाई और वाई वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, एक्स एक्स सॉरी एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं नॉर्मली। ठीक है जी, मेल में क्या होगा जी, एक्स वाई, और फीमेल में एक्स एक्स पेयर होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर जेनेटिकली प्रॉब्लम होता है, और वो क्या होते हैं, एक्स वाई वाई, उनके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, humans have 23 pairs of chromosomes. The last pair determines gender, male, female. A study of Scottish prisoners found that a small number had XYY chromosome. These were identified as potentially violent and labeled super male. कि स्कॉटिश प्रिजनर्स की जब स्टडी की गई तो उसमें देखा गया कि द मोस्ट वायलेंट जो उसमें थे, दे वर सुपर मेल उनको कंसिडर किया गया, और उनके क्रोमोसोम्स जो थे वो थोड़े से डिफरेंट पाए गए। जेकब सिंड्रोम एक्स एस वाई, जी बिल्कुल। अच्छा जी, modern biological theories, Lombroso's version of strict biological determinism is no longer taken seriously। ठीक है जी, ये वो क्रिटिसिज्म है जो आप बात कर रहे हैं कि जी अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि नहीं, तो इसको अब सीरियसली ट्रीट नहीं किया जाता। लेटर इन हिज करियर he recognized that not all criminals were biologically throwbacks। ठीक है, इसने खुद भी बाद में मान लिया था कि जी ये जो मेरी थेरी है ये हर क्रिमिनल पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। Today, those criminologists who suggest that crime has some biological basis also believe that environmental conditions influence human behavior. Hence, the term biosocial theory has been coined to reflect the assumed link between physical and mental traits, the social environment and behavior। ठीक है, तो बायोलॉजिकल थ्योरी की आगे एक और एक्सटेंशन क्या आ गई, बायो सोशल थ्योरी आ गई। उसने फिर बायोलॉजिकल ट्रेड्स को साथ सोशल जो एनवायरनमेंट है या सोशल कंडीशंस है उसके साथ लिंक कर दिया कि दिस इज मोर अप्रोप्रिएट और मोर लॉजिकल। ठीक है, बायो सोशल थेरीज में आपके पास क्या आ जाती हैं, बायोकेमिकल थेरी, न्यूरोलॉजिकल थेरी, जेनेटिक थेरी और एवोल्यूशनरी थेरी। ठीक है, इसको ब्रीफली देख लेंगे। द मेजर प्रेमिस ऑफ द थ्योरी इज द क्राइम एंड वायलेंस इज अ फंक्शन ऑफ डाइट विटामिन इनटेक। ठीक है, बायोकेमिकल थ्योरी ये कहते हैं कि हम जो डाइट लेते हैं और जो हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से हमारे हॉर्मोन्स और हमारी जो अंदर के मेटाबॉलिज्म और जो अंदर के जो है ना आपका केमिकल रिएक्शंस वो चेंज होते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्रिमिनल बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल थ्योरी क्या कहती है कि द मेजर प्रेमिस ऑफ द थ्योरी इज दैट द क्रिमिनल्स एंड डिलिंक्वेंट्स ऑफन सफर ब्रेन इम्पेयरमेंट एज मेजर्ड बाय ईईजी। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी आपने अक्सर सुना होगा, एंड मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन आर रिलेटेड टू एंटी सोशल बिहेवियर। जेनेटिक क्या कहती है, द मेजर प्रेमिस, प्रेमिस होता है मेजर, उसकी फाउंडेशन या उसका प्रिंसिपल उस थ्योरी का क्या है। द मेजर प्रेमिस ऑफ द थ्योरी इज दैट द क्रिमिनल ट्रेट्स एंड प्री डिस्पोजिशंस आर इनहेरिटेड। ये जेनेटिकली जो है इसमें बंदे में अंदर मौजूद होती हैं। द क्रिमिनलिटी ऑफ पेरेंट्स कैन प्रिडिक्ट द डिलिंक्वेंसी ऑफ द चिल्ड्रन। एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या कहती है, द मेजर प्रेमिस ऑफ द थ्योरी इज दैट as human race evolved, traits and characteristics have become ingrained। जैसे जैसे हम इवॉल्व, एवोल्यूशनरी थ्योरी, हम एवोल्यूशनरी प्रोसेस में गए हैं तो हमारी जो वो वायलेंट ट्रेट्स थी जो पुराने जो ह्यूमन बींग्स की, वो हमारे अंदर इनग्रेन हो गई हैं, जिसकी वजह से वायलेंस जो है एग्जिस्ट करती है। सम ऑफ दीज ट्रेट्स मेक पीपल एग्रेसिव एंड प्री डिस्पोज टू कमिट क्राइम। ये जी इसकी एक बायो सोशल थ्योरी क्या है कि जी ट्रेड्स आपकी और आपका एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है, पेरेंट्स, पीयर, स्कूल, नेबरहुड, ये दोनों मिलके एबिलिटी टू लर्न एंड अचीव,
और फिर उसके बाद आप इससे सीख के लर्न करके आप ह्यूमन बिहेवियर आपका बनता है। और वो ह्यूमन बिहेवियर दो किस्म का हो सकता है। अगर आपका ये जो आप एंटर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जो चीज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं अगर वो अच्छी है तो वो कंफॉर्मिटी की तरफ जाएंगे कि वो सोसाइटी के गुड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बनेंगे। और अगर वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उसका पेरेंट्स ब्रोकन जो है, होम्स है, पीयर प्रेशर या स्कूल्स अच्छे नहीं है, नेबरहुड अच्छे नहीं है, तो वो उसका बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर क्रिमिनल हो जाएगा। ये इस तरह के ना जो फ्लो चार्ट्स हैं एक तरह से या डायग्राम्स हैं, अगर आप अपने पेपर में बनाते हैं तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और इसकी वजह से आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। सर पीयर्स क्या होते हैं? पीयर्स होते हैं जी आपके दोस्त, आपका ग्रुप जिसके अंदर आप उठते बैठते हैं, आपकी आपके कोलीग्स इन योर जॉब, या फिर आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके क्लास फेलोज जो आपके सेम सोशल स्टेटस या सेम लेवल के जो लोग होते हैं उसको पीयर्स कहते हैं। सोशल सर्कल भी आप बिल्कुल कह सकते हैं। इकोलॉजिकल थ्योरी, एज इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, के जी वेदर कंडीशंस भी अफेक्ट करती हैं क्राइम को। टेम्परेचर इज द ओनली वेदर वेरिएबली कंसिस्टेंटली रिलायबल कंसिस्टेंटली एंड रिलायबली रिलेटेड टू क्राइम। के बाकी चीजें तो शायद ना उतनी रिलेट कर रही हूँ, लेकिन टेम्परेचर जो है ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि जी टेम्परेचर जो है उसका ज्यादा होना या कम होना क्राइम के रेशो को भी उस तरह से अफेक्ट करता है। पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वायलेंट क्राइम। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। मतलब अगर टेम्परेचर हाई होगा जिन कंट्रीज या जिन सिटीज के अंदर, तो उनके अंदर क्राइम का लेवल भी उतना, वायलेंट क्राइम्स का हाई होगा, क्योंकि आपके अंदर एग्रेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। बट वही बात है कि आजकल जिस तरह के क्राइम्स कमिट हो रहे हैं उनका ये इसकी क्रिटिसिज्म के तौर पे कि उनका तो कोई टेम्परेचर से ताल्लुक नहीं है। एक बंदा अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है तो उसका टेम्परेचर से, वो क्योंकि उसका एग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका सारा ताल्लुक आपकी ग्रीड, आपकी मेंटल इन्वॉल्वमेंट और आपकी प्रिपेयर्डनेस से। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट होगा क्रिमिनल बिहेवियर? जी टेम्परेचर ऐसे इफेक्ट होगा कि वो थेरीज, ये साइंटिफिक थेरीज हैं तो ये कहती हैं कि जैसे जैसे जो हॉट एरियाज हैं, जो गर्म इलाके हैं, उनमें टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है। इस वजह से उनमें क्राइम रेट भी ज्यादा होता है। अग्रेशन का लेवल एक जो है वो ज्यादा एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्राइम का एलिमेंट जो है वो ज्यादा एग्जिस्ट करता है। मॉडरेटेड बाय फैक्टर्स सच एज टाइम ऑफ द डे, डे ऑफ द वीक और सीजन। ठीक है, इससे भी इफेक्ट करता है कि कौन सा टाइम और सीजन चल रहा है। कॉर्न एंड ब्रॉटन हैव फाउंड टेम्परेचर बी टू बी रिलेटेड टू क्राइम्स सच एज असॉल्ट, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, डोमेस्टिक वायलेंस एंड डिसऑर्डरली कंडक्ट। ठीक है, अब देखें इन्होंने जो स्टडी की है कॉर्न एंड रॉटन ने, इन्होंने कुछ क्राइम्स के साथ उसको रिलेट किया। अब असॉल्ट क्या है? असॉल्ट का ताल्लुक अग्रेशन से। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस या डोमेस्टिक वायलेंस के जो क्राइम्स हैं इनका ताल्लुक भी क्या है कि टेम्परेचर से है, कि अगर हाई टेम्परेचर जो है वो किसी एरिया में रहेगा तो इट विल अफेक्ट दी मेंटल स्टेट और दी एग्रेशन लेवल ऑफ दैट पर्सन, और उसकी वजह से क्राइम्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। ये ये चीजें जो कंक्लूड की जाती हैं ये साइंटिफिक स्टडी की बात करते हैं, जिसमें वो काफी सारे चीजों को कंसिडर करने के बाद जो है इस ओपिनियन पे पहुंचते हैं। ठीक है, दिस इज देयर थेरी सम। अच्छा जी, आगे आ गई हमारे पास सोशल थेरीज। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरीज है और मोस्ट मोस्ट रिकग्नाइज थेरीज हैं विच प्रोवाइड द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम। के कौन कौन सी थेरीज हैं जो अल्टीमेटली क्राइम प्रोड्यूस करती हैं या क्राइम डिक्रीज करती हैं? तो इसमें सोशल थेरी में सबसे पहले कैटेगरी आ गई सोशल लर्निंग थेरीज। ठीक है, फिर दूसरी आ गई सोशल कंट्रोल थेरीज, और फिर थर्ड आ गई सोशल रिएक्शन थेरी। ठीक है, इसके अंदर सब थेरीज भी हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। कि सोशल लर्निंग थेरी, एज इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, कि सोसाइटी से आप लर्न कर रहे हैं। ठीक है, आप जो सीखेंगे, जैसा सीखेंगे वैसा आप रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे आप सीखते हैं? डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी कहती है कि पीपल लर्न टू कमिट क्राइम फ्रॉम एक्सपोजर टू एंटी सोशल डेफिनेशंस।
लेबलिंग थ्योरी थ्योरी मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है? नहीं जी, मल्टीपल टाइम रिपीट नहीं हुआ, मैंने वो पहले आपको सिर्फ बताया था। ये मेनली इसी में ही फॉल करेगा, और किसी कैटेगरी में नहीं फॉल करता। लेबलिंग थ्योरी इज आल्सो अ सोशल थ्योरी, उसमें फॉल। तो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी ये कहती है कि हम, अच्छा पास पेपर में, जी जी पास पेपर में तो, अच्छा थ्योरी ये कहती है कि हम लर्न करते हैं फ्रॉम एंटी सोशल बिहेवियर। जिस किस्म की सोशल सर्कल में हम बैठते हैं, हम सोसाइटी में जिस नेबरहुड में हम रह रहे होते हैं, उसके अंदर जिस तरह के लोग होते हैं और उनका जिस तरह से बिहेवियर होता है, तो हम उससे एंटी सोशल डेफिनेशंस, एंटी सोशल बिहेवियर जो कि क्रिमिनल बिहेवियर होता है, उसको लर्न कर, ठीक है। एक्स अच्छा, इसी तरह से फिर है जी डिफरेंशियल री इन्फोर्समेंट। वो कहती है कि क्रिमिनल बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स एक्सपीरियंस विद रिवॉर्ड्स फॉर द कन्वेंशनल बिहेवियर एंड पनिशमेंट फॉर डिविएंट वंस। बीइंग रिवॉर्डेड फॉर डिवियंस लीड्स टू क्राइम। अब ये कहती है कि अगर जो इंसान सीखता है ना, अपनी जो उसकी ब्रॉटअप होता है, उसमें उसका वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। उसके एक्सपीरियंस किस तरह के, अगर तो उसको, कि अगर वो कन्वेंशनल बिहेवियर कर रहा है, कन्वेंशनल बिहेवियर से मुराद है कि जिस तरह सोसाइटी चाहती है उसको, कंफॉर्मिस्ट जैसा होता है ना, जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता है। अगर वो सोसाइटी के स्टैंडर्ड पे पूरा उतर रहा है और उसको उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है, कि उसको रिकग्नाइज भी कर रहे हैं और लोग उसको अच्छा ट्रीट भी कर रहे हैं, तो फिर वो ये समझेगा कि यस इट इज गुड। और अगर वो एंटी सोशल एलिमेंट्स में जाता है या डिविएंट बिहेवियर करता है, तो सोसाइटी उसको सजा देती है। तो फिर भी वो उससे उससे उसका एक एक्सपीरियंस बढ़ता है और वो सीखता है कि नहीं है, मैंने गलत काम नहीं करना। अगर मैं गालियां दूंगा या मैं किससे लड़ूंगा तो इसकी मुझे सजा भी मिल सकती। तो इन इन एक्सपीरियंसेस से हम सीखते हैं, ठीक है। और अगर ये चीज हम उल्टी कर देंगे, कि जैसे हम बच्चों को, हम अक्सर अपने बच्चों को, उनके अंदर वायलेंस क्यों ज्यादा हो जाती है, कि जब भी कोई वो गलत काम करते हैं तो हम उनको मतलब चले पनिशमेंट करने के बजाय, एटलीस्ट उनको अगर डांटने या उनको रोकने के बजाय, हम कहते हैं कि नहीं नहीं जी, मेरा जो है ना पुत्र तो बड़ा अच्छा है जी, इसने उसको थप्पड़ मार दिया जी, इसने उसको फलां कर दिया जी। तो इस इन चीजों से क्या होता है कि इन चीजों से उसके एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट वो गलत इमेजिन कर लेता है। और वो कहता है कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो मुझे तो अल्टीमेटली इसका रिवॉर्ड ही मिल रहा है, और इसका तो इसके अंदर कोई बुराई नहीं। ठीक। तो दिस थ्योरी इज कॉल्ड डिफरेंशियल री इन्फोर्समेंट थ्योरी, ठीक है, कि वो आप री इन्फोर्स कर देते हैं उस चीज। न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी वो कहती है कि यूथ्स लर्न वेज ऑफ न्यूट्रलाइजिंग मॉरल रिस्ट्रेंट्स एंड periodically ड्रिफ्ट इन एंड आउट ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर पैटर्न। अब न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि जो यंग लोग होते हैं ना, उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो ड्रिफ्ट करते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब कि वो कभी क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ चले जाते हैं और कभी एंटी क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ, अच्छे बिहेवियर की तरफ चले जाते हैं। तो उनको बेसिकली जो थे सोसाइटी जो है उनको न्यूट्रलाइज करती है ना, कि उनकी मॉरल वैल्यूज को उनको इन्फोर्स करती है कि नहीं दिस इज बैड, यस दिस इज गुड। तो वो उस बिहेवियर को जो न्यूट्रलाइज करने का जो एलिमेंट है, वो सोसाइटी का एक रोल है। और वो उससे सीखते हैं, लर्न करते हैं सोसाइटी से, और इसलिए उनका जो बिहेवियर है वो कंट्रोल्ड रहता है। फिर सोशल कंट्रोल थ्योरी आपकी आ गई। सोशल कंट्रोल थ्योरी में आपकी क्या आ गई जी? हिर्शीज कंट्रोल थ्योरी। हिर्शी की कंट्रोल थ्योरी क्या कहती है कि अ पर्सनस बॉन्ड टू द सोसाइटी प्रिवेंट्स हिम और हर फ्रॉम वायलेटिंग सोशल रूल्स। इफ द बॉन्ड वीकन्स द पर्सन इज फ्री टू कमिट क्राइम। सोशल कंट्रोल थ्योरी ये कहती है कि सोसाइटी कंट्रोल करती है उसके मेंबर्स के बिहेवियर। अगर सोसाइटी का बॉन्ड टूट जाएगा या कमजोर हो जाएगा इंडिविजुअल के साथ, तो वो क्रिमिनल हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेलफेयर स्टेट्स के अंदर जब प्रोबेशन की सजा होती है या कोई वैसे हल्की फुल्की सजा देनी होती है, तो उसमें वो सोशल वर्क आपको कह देते हैं कि आपने एक साल सोशल वर्क करना। उस सोशल वर्क से क्या होता है कि आप वापस सोसाइटी के साथ जुड़ने लग जाते हैं और आप उसके सोसाइटी के गुड मेंबर बन जाते हैं। तो उससे आपके बिहेवियर को सोसाइटी कंट्रोल कर सकती है। तो ये हिर्शीज कंट्रोल थ्योरी है कि सोसाइटी के साथ जितना स्ट्रांग आपका बॉन्ड होगा,
उतने ही आप जो है वो अच्छा बिहेव करें। इसकी एग्जाम्पल जो है ना वो अर्बनाइजेशन और रूरल एरियाज से भी आती है, कि आपने देखा होगा कि अर्बन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं उसमें हम लोग आपस में इतने ज्यादा इंटरकनेक्टेड नहीं होते। हम तो इतना भी नहीं जानते होते कि हमारे साथ वाले घर में या दो घरों को छोड़ के कौन रहता है, ठीक है। तो इस वजह से, उस डिस्कनेक्शन की वजह से क्या होता है, क्राइम रेट बढ़ता है, क्योंकि हमारे अंदर वो जो सोसाइटी का एक जो बॉन्ड रहता है ना, वो वीकन होता जाता है। बट एट द सेम टाइम जो रूरल एरियाज होते हैं, जो अच्छी सोसाइटीज होती हैं, मिलजुल के रहते हैं, तो उसके अंदर क्राइम रेट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी का एक बॉन्ड जो होता है वो बड़ा स्ट्रांग। अच्छा जी, सोशल रिएक्शन थ्योरी आपकी थर्ड आ जाती है, जिसे लेबलिंग थ्योरी भी कहा जाता है, कि आप सोसाइटी का जो रिएक्शन है ना उसको लेके, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बिहेव करें। People enter into law violating careers when they are labeled for their acts and organize their personalities around the labels। कि वो, अब लेट सपोज एक बंदे से एक बारी गलती हो गई है, ही इज एन ओकेजनल क्रिमिनल, ठीक है, और वो जो है ना उसने एक बारी कोई काम ऐसा कर दिया है, तो बेहतर तो ये है ना कि आप उसको उस चीज की रियलाइजेशन कम कराएं, और उसको अगर रियलाइजेशन करवानी भी है तो वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें ताकि वो इम्प्रूव करे, ना कि ये कि नेगेटिव क्रिटिसिज्म फॉर द पर्पस ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। और उसको लेबल कर दें कि ये तो झूठा इंसान, ये तो फ्रॉड है, ये चोर है, ठीक है, ये जो है ना, ये जो बड़ा तंत्री है जी, ये तो बड़ा जी जो है ना, कहते हैं आप, मतलब मुख्तलिफ किस्म के टर्म्स हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस में इस्तेमाल होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि वो अपनी लाइफ को, वो उस चीज को एक्सेप्ट कर ले, उस लेबल को वो, थोड़ी देर तक तो उससे वो तंग होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कहते हैं कि बस ठीक है, मैं हूं तो हूँ, ठीक है। तो वो फिर उसको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ उसके अंदर वो हैबिचुअल हो जाते हैं फिर उसको। न्यूट्रलाइजेशन रिपीट करते हैं जी। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब सिंपल है कि जो यंग लोग होते हैं ना, जो अडोल, एक होते हैं आपके चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बाद ना आपकी जो 12-13 साल से उम्र लेके जो 18 साल की एज होती है ना, इसको अडोलसेंस कहते हैं, ठीक है। जो आपकी अडोलेसेंस की एज होती है या अर्ली अडल्टहुड की एज होती है, 18 साल के बाद भी 20 से 22 साल तक, वो बड़ी जो है ना वो केयरफुल एज होती है, कि उस दौरान जो है ना आप बहुत ज्यादा एडवेंचर्स करते हैं, आप क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होने की प्रॉन होते हैं, आप अच्छी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो सोसाइटी ना उसको बेसिकली एक तरह से उसको कंट्रोल रखती है, और आपके अंदर मॉरल वैल्यूज जो है वो वापस इंटीग्रेट करती है, आपको न्यूट्रलाइज करती है, कि आप ना इस एक्सट्रीम की तरफ चले जाएं और ना दूसरी एक्सट्रीम की तरफ चले जाएं, आप एक गुड, एक बैलेंस्ड मेंबर ऑफ सोसाइटी बन के रहें। तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। फिर वो सीरियस हो जाता है जी, एक्सेप्ट करके वैसे करने लग जाते हैं सर लेने के लिए, जी बिल्कुल ऐसे ही वो फिर एक्सेप्ट, उनकी लाइफ भी वो बन जाती है ना। वो कहते हैं कि बस ठीक है, हम तो फिर ऐसे ही हैं, अगर आप ऐसी ही बात हो तो फिर ऐसी ही की, वो जिस डीट हो जाते हैं ना तो वो। अच्छा जी, सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविज्म जो है, आ, इसके अंदर वैसे तो हमारा टाइम ऑलमोस्ट कंक्लूड होने लगा है, लेकिन हम ये जो है ना थेरीज, हम कोशिश हमारी ये होगी कि हमारा वैसे थोड़ा ही रह गया है इसके अंदर, जो सिलेबस है सोशियोलॉजिकल थेरीज ही रह गई हैं मेनली, जो फोकस हम उस पर करेंगे। इनको हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम सेक्शन 2 की तरफ चले, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको कल कोशिश करनी है कि पढ़ भी आए आप इसको, हम खुद भी पढ़ेंगे इधर लेक्चर के दौरान, आपने पढ़ा होगा तो आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आई आप उसका सवाल कर सकेंगे। और उसके अलावा भी इस थेरी के अंदर आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कोशिश कीजिएगा कि कल आप उसको, जो 5 बजे हमारा लेक्चर शुरू होगा, आप उसमें जो है वो स्टार्टिंग में पूछ लें या दरमियान में पूछ लें उसके, लेकिन क्वेश्चंस पूछें और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, ठीक है। और क्योंकि थेरीज ही थोड़ा सा टेक्निकल है, आगे तो आसान आसान है, वो सीधा सीधा है, आपको मैं वो बताता जाऊंगा, वो तो मतलब उसके अंदर कोई ज्यादा साइंस नहीं है। लेकिन ठीक है, ये भी आपको काफी हद तक जो है चीजें होपफुली क्लियर होगी होंगी, मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की है। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। तो बाकी इसमें सोशियोलॉजिकल
पॉजिटिविज्म में क्विटलेट और डरखाइम है। डरखाइम के बारे में पहले भी हमने जिक्र किया था कि वो ट्रीट करता है क्राइम को एज अ, मतलब सोसाइटी को एज अ ह्यूमन बॉडी ट्रीट करता है, और क्राइम को एज अ डिजीज ट्रीट करता है। कि वो कहता है क्राइम को एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि हम जो है ना सोसाइटी के अंदर जो कंट्रोल रिएक्शन है ना वो बेहतर से बेहतर होता जाए। तो ये कहते हैं कि द एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट टू क्रिमिनोलॉजी कैन बी ट्रेस्ड टू द वर्क ऑफ पायनियरिंग सोशियोलॉजिस्ट क्विटलेट एंड एमिली डर्कहाइम। Quitlet instigated the use of data and statistics to perform in performing the criminological research। ठीक है, क्विटलेट का मेन फोकस ये था कि जी अगर आपको साइंटिफिक रिजल्ट्स चाहिए तो फिर आप फोकस करें डेटा और स्टेटिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, आप स्टेटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन ऑन द पॉपुलेशन, डेंसिटी, जेंडर, रिलीजियस एफिलिएशंस, वेल्थ। इन सारी चीजों को डिटरमिन करने के बाद एक आप रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। इन एडिशन टू फाइंडिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ एज, सेक्स और क्राइम, Quitlet also uncovered evidence that season and climate also affect the crime rate. Quitlet's finding that crime had a social basis were a direct challenge to Lombrosian biological determinism। ठीक है, अब क्विटलेट और डरखाइम ने बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म को हटा दिया है कि जी ये सोशल फैक्टर्स होते हैं जो डिटर्मिन करते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स का कोई इसमें रोल नहीं होता। खैर जी, टाइम हमारा ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, हम इसको कल आगे पढ़ेंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ये जो थेरी जो मैंने आपको पढ़ाई है ना, ये वाली, ये सारी, ये जो हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा शायद इनका, ये ही आगे आएंगे। ठीक है, ये देखें सोशल लर्निंग थेरी आ रही है, डिफरेंशियल एसोसिएशन थेरी आ रही है, और इसी को ही बस हमने जो है वो रिपीट करते जाना है। और फिर ये आगे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल कंट्रोल थेरी, हियरशीज थेरी। ठीक है, ये सारी, और साइकोलॉजिकल थेरी, साइको एनालिटिकल थेरीज आ जाएंगी, और हमारा उसके बाद ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। जी मलाइका। ये जो सारी थ्योरीज हैं जैसे कि कुछ बहुत ज्यादा लेंथी हैं, तो अगर हम जस्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट का नेम और डेट और मेन आइडिया, प्रिंसिपल्स, यही सारा कुछ कोड कर दे तो इनफ होगा, या जितना है उतनी ही डिटेल्स करनी है? देखें, ये सवाल पे डिपेंड करता है। अगर तो आपको उस सवाल में पूछ ही एक चीज रहे हैं कि वो अगर पूछ ही लम्बरोसो के बारे में रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसमें सिर्फ उसमें थोड़ी डिटेल तो नहीं डाल सकते। फिर तो आपको जो डिटेल चाहिए होगी आप वो उसमें पुट इन करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है आप उसको कंपेयर करेंगे, क्रिटिसिज्म लम्बरोसो की लाने के लिए आप सोशल थेरीज भी ले आएंगे बीच में, आप जो है ना डिफरेंट और क्लासिकल थेरीज भी ले आएंगे कि वो क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं इसके कॉन्ट्रारी। ठीक है, कि हाउ इज इट नॉट वेरी सूटेबल थेरी। तो वो सारा डिपेंड, हाँ अगर आप बीच में हल्का सा ऐड करना चाह रहे हैं कि जी मेन क्वेश्चन कोई और है और उसमें आप एक थेरी ये भी डालना चाह रहे हैं कि हिर्शीज ने क्या थेरी दी है, या जो है लब्रोसो की क्या फिलॉसफी थी, तो वो जाहिर सी बात है आप एक पैराग्राफ की बड़ी ब्रीफ सी उसके अंदर वो चीज डालेंगे, और ताकि आपका एग्जामिनर को ये हो जाए कि जी इस बंदे को ये चीज आती है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभी बस क्लास कंक्लूड करते हैं, इट इज़ ऑलरेडी 8 PM। और कल कोशिश कीजिएगा जी टाइम से आए ताकि हम जितना हो सके ज़्यादा वो